नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल शुरू शिक्षा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं पिग मैनेजमेंट। तो पिग मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। चलो, पिग मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला पॉइंट है मोस्ट प्रोलिफिक, अर्थात ये जानवर जो है वो ज़्यादा बच्चे देने वाला है। आप डायग्राम में देख सकते हो, ये एक सुअर है। एक सुअर जो आपको दिखाई गई डायग्राम में, उसमें एक प्रसव के अंदर कितने बच्चे दिए हुए हैं ये आपके सामने हैं। इसका मतलब सुअर जो है वो एक प्रसव में अधिक बच्चे देती हैं, इसलिए इसे मोस्ट प्रोलिफिक एनिमल कहा जाता है। दूसरा, फास्ट ग्रोइंग एनिमल है, अर्थात इनके जो बच्चे होते हैं, पिगलेट जो होते हैं, उनके अंदर वृद्धि दर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सस्ता स्रोत भी जो है वो सुअर के मीट को माना जाता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट अपने को इसमें ध्यान रखने हैं। आगे पिग मीट जो है, इसकी खासियत आपको क्या दी हुई है, इसके अंदर जो आपको ध्यान रखना है कि कैल्शियम की कमी होती है। पिग मीट के अंदर कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन ए और डी की भी क्या होती है, कमी होती है। डायग्राम में आपको पिग मीट दिखाया हुआ है। तो कोई भी पिग मीट का जो कंजप्शन करता है उस इंसान को ध्यान रखना चाहिए कि पिग मीट के अंदर कैल्शियम और विटामिन ए और डी की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट, आगे आता है फीड कन्वर्जन रेशियो, 1:3। तो देखिए, फीड कन्वर्जन रेशियो क्या होता है। फीड कन्वर्जन रेशियो का मतलब होता है कि किसी भी पशु को आपने कितना केजी फीड खिलाया और उसके वजन में बढ़ोतरी कितनी केजी हुई, तो उस अनुपात को अपन बोलते हैं फीड कन्वर्जन रेशियो। जैसे सुअर के अंदर 1:3 दिया गया है, इसका मतलब यह है कि सुअर 3 केजी फीड को खाकर अपने वजन को 1 किलो बढ़ा लेती हैं। जबकि काऊ के अंदर फीड कन्वर्जन रेशियो जो है वो 1:5 होता है, अर्थात गाय को 1 केजी वजन बढ़ाने के लिए 5 केजी जो है फीड खाना पड़ता है। इसका मतलब जो सुअर है उसके अंदर ग्रोथ रेट ज़्यादा होती है। सुअर सभी जानवरों में सबसे ज़्यादा वसा का संग्रहण करने वाला जानवर है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर आप देखोगे इसके कंपोजिशन में आपको वसा की मात्रा ज़्यादा मिलती है। ठीक है। पोर्क यानी कि पिग मीट को बोलते हैं। पोर्क के अंदर आपको ध्यान रखना कि फास्फोरस और आयरन का बेस्ट सोर्स है। इसमें कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन ए और डी की कमी होती है, लेकिन फास्फोरस और आयरन का अच्छा स्रोत माना जाता है सुअर का मीट। ऊर्जा का बेस्ट सोर्स है, क्योंकि इसके अंदर अधिकांशतः क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है, और वसा के अंदर ऊर्जा की मात्रा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तुलना में 2.25 गुना अधिक पाई जाती है। इसलिए पोर्क को या पिग मीट को ऊर्जा का बेस्ट सोर्स माना जाता है। सुअर की त्वचा से हल्के लेदर की चीज़ें बनाने में काम में ली जाती हैं, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। मादा सुअर में प्यूबर्टी जो है वो कब आती है, 6 से 8 मंथ में आती है, और जब वो प्यूबर्टी आती है उस समय उसका वजन जो है वो 68 केजी होता है। तो आपको ध्यान रखना कि मादा सुअर में प्यूबर्टी कब आती है, 6 to 8 मंथ में आती है, और उस समय उसका वेट जो है वो 68 केजी होता है। नेक्स्ट, आगे देखिए, ब्रीडिंग एज ऑफ गिल्ट, यानी कि मादा की जो ब्रीडिंग एज है वो कब होती है, 10 कितनी होती है, 10 से 12 मंथ की, 10 to 12 मंथ की होती है। और ब्रीडिंग के समय उसका वेट जो है वो 90 to 100 केजी होता है। तो ये आपको पॉइंट याद रखने, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए, ये आप फीमेल के बारे में बात कुछ कर चुके हैं, तो इसके नर को अपन क्या बोलते हैं, बोर। बोर की जो प्यूबर्टी एज है वो 8 मंथ होती है, और मैच्योरिटी एज जो है वो 18 से लेकर 24 मंथ के मध्य होती हैं। आगे आप देखिए, डायग्राम के अंदर आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है। इसमें एक इंसान ने उसके जो पीठ वाला भाग है उसको हाथों से दबा रखा है। ये इसको बोलते हैं राइडिंग टेस्ट। देखिए, सुअर में हीट डिटेक्शन में राइडिंग टेस्ट मेथड उपयोग किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। जिसमें क्या क्या किया जाता है, सुअर के पीठ वाले भाग को हाथ से प्रेस किया जाता है। अगर सुअर भाग जाती हैं तो इसका मतलब आप ये समझिए सुअर हीट में नहीं है, और अगर सुअर भागती नहीं है इसका मतलब आपको ये समझना है कि सुअर हीट में है। तो इसे बोलते हैं राइडिंग टेस्ट, हीट डिटेक्शन के लिए काम में ले जाता है। आगे पॉइंट देखिए कि सुअर में प्रसव के 3rd वीक में, प्रसव के बाद 3rd वीक में वो अपने अधिकतम दुग्ध उत्पादन यानी कि पीक मिल्क प्रोडक्शन में पहुंचती हैं, और 4थे वीक से दुग्ध उत्पादन जो है फिर लगातार घटने लग जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुअर के अंदर कौन से वीक के अंदर जो है पीक और मिल्क प्रोडक्शन पाया जाता है, तो आपको आंसर देना है 3rd वीक।
एक ब्याउत में दिए गए बच्चों की संख्या को लीटर कहते हैं। मतलब एक बार किसी सूअर में जब प्रसव होता है उस समय वो जितने भी बच्चे देती हैं उन सब बच्चों को अपन क्या कहा जाता है, 1 लीटर कहा जाता है। नेक्स्ट, अब लीटर के अंदर देखिए एक क्रीट या केड शब्द यूज आता है। इसके अंदर लीटर के अंदर जो बच्चा आकार में सबसे छोटा हो, लीटर में सबसे छोटा बच्चा जो है वो क्रीट और केड कहलाता है, और ये सबसे लास्ट में आता है। तो ये भी आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। फेरोइंग शब्दावली भी आपको याद रखनी है। इसे एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन पिग बोलते हैं, अर्थात पिग के अंदर प्रसव की जो प्रक्रिया है उसको फेरोइंग बोलते हैं। अलग अलग जानवरों में अलग अलग नाम होता है। सुअर के केस में आपको याद रखना है, इसे फेरोइंग कहते हैं। अब देखिए सुअर के अंदर आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे ज्यादा कौन सा मेथड काम में लिया जाता है, ईयर नोचिंग। या आप डायग्राम में देख सकते हो, इस तरह से आप ईयर नोचिंग कर सकते हो, और नीचे डायग्राम में आपको ईयर नोचिंग करते हुए आपको दिखाया भी गया है। तो ध्यान रखिए सुअर के अंदर आइडेंटिफिकेशन में सामान्यतः काम में लिया जाने वाला मेथड कौन सा है, ईयर नोचिंग मेथड है। ठीक है, आगे देखिए एक पॉइंट है, यूरिया एज प्रोटीन सोर्स डू नॉट यूज इन पिग राशन। इसमें यह बोलना चाहता है कि यूरिया को कभी भी सूअर के राशन में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। देखिए यूरिया क्या है, एक एनपीएन कंपाउंड है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनियस सब्सटेंस है। उसका उपयोग रूमिनेंट्स के अंदर प्रोटीन सोर्स के रूप में किया जाता है, और जितने भी सिंपल स्टोमक एनिमल हैं उनके अंदर जो है यूरिया का कभी उपयोग नहीं करते। तो सूअर भी क्या है, एक सिंपल स्टोमक एनिमल है, तो इसमें उसके राशन में कभी भी आप यूरिया का उपयोग नहीं करोगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। पिग राशन में फैट की मात्रा रूमिनेंट से अधिक होती है। आपको पता है कि रूमिनेंट के भोजन में मुख्य पोषक तत्व क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और वैसे कंपैरिजन किया जाए फैट का रूमिनेंट और सुअर के भोजन में, तो सुअर के भोजन में फैट की मात्रा ज़्यादा होती है क्योंकि ये सिंपल स्टोमक एनिमल होता है। सुअर का पिगलेट गाय के काफ की तुलना में 12 गुना ज़्यादा तेजी से वृद्धि करता है। आपने फीड कन्वर्जन रेशियो देखा, सुअर में 1:3 है, जबकि गाय के अंदर 1:5 है। इसका मतलब पिग जो है, पिगलेट जो है उसमें वृद्धि दर ज़्यादा पाई जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, एक शब्दावली आती है बैकन मीट। सुअर से संबंधित एक शब्दावली आती है कि बैकन मीट किसको बोलते हैं। तो देखिए बैक और साइड से यह मीट प्राप्त किया जाता है। सुअर के बैक पार्ट से और साइड से जो मीट प्राप्त किया जाए उसे अपन बैकन मीट कहते हैं। देखो साइड बैकन यहाँ लिखा हुआ भी है। तो उसके बैक पार्ट से और साइड से जो मीट प्राप्त किया जाता है, ये सारा का सारा साइड से प्राप्त किया जाने वाला कौन सा मीट है, बैकन है। तो सुअर के बैक और साइड से जो मीट प्राप्त होता है उसे बैकन मीट कहते हैं। अगली शब्दावली है बैरो। बैरो का क्या मतलब होता है, कास्ट्रेटेड मेल को ब्रीडिंग सीजन से पहले ही कास्ट्रेटेड कर दिया जाता है। ये एक कास्ट्रेटेड मेल होता है, और इस मेल का कास्ट्रेशन कब किया जाता है, उसकी प्रजनन ऋतु आने से पहले पहले ही उसका बंध्याकरण कर दिया जाता है। ऐसे कास्ट्रेटेड मेल को बैरो कहा जाता है। होग, होग किसको कहा जाता है, अनकास्ट्रेटेड मेल बोर को, अर्थात वह नर सुअर जिसका कास्ट्रेशन नहीं हुआ है उसको अपन क्या बोलते हैं, होग बोलते हैं। तो ये शब्दावली भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए स्टैग शब्दावली, याद रखना, नर सुअर जिसका बंध्याकरण प्यूबर्टी के बाद किया गया हो। अगर किसी भी नर सुअर का कास्ट्रेशन या बंध्याकरण उसकी प्यूबर्टी आने के बाद में किया जाए तो उसको कौन सी शब्दावली बोलते हैं, उसको स्टैग बोलते हैं। ब्लू पिग, ब्लू पिग क्या है, ये क्रॉस्ड ब्रीड है, किसकी, सुअर की। और किस किस के मध्य क्रॉस है, ब्लैक सुअर का क्रॉस व्हाइट सुअर के साथ कराओगे तो उसे पैदा होने वाली संतति का कलर जो है वो कैसा होगा, ब्लू, तो उसे बोलते हैं ब्लू पिग बोलते हैं। एक शब्दावली आती है ब्रिस्टल। अब डायग्राम में देख भी रहे हो कि ब्रिस्टल से देखो ये ब्रश बना हुआ है। तो ब्रिस्टल क्या होता है, सुअर के बैक पार्ट और उसके गर्दन के अंदर कठोर बाल पाए जाते हैं जिन्हें ब्रिस्टल कहा जाता है, जिनका उपयोग जो है आपको पता है टूथब्रश आप काम में लेते हो तो टूथब्रश के निर्माण में किया जाता है। एक शब्दावली आती है ड्रूव। ड्रूव का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पिग, सुअर के समूह को हमेशा ड्रूव कहा जाता है। आगे की शब्दावली है ब्रान। ब्रान क्या होता है, पिग के टांगों यानी कि लेग्स, हेड और त्वचा को उबालकर बनाया गया प्रोडक्ट जो है वो ब्रान कहलाता है। ठीक है, तो ये शब्दावली भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट
फेरोइंग इंडेक्स इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ लीटर्स पर 2 ईयर्स, अर्थात कोई शुअर 2 साल में कितने लीटर देती हैं, ये इसका फेरोइंग इंडेक्स कहलाता है। लीटर का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक प्रसव में दिए गए बच्चों की संख्या ही क्या कहलाती है, लीटर कहलाती है। अर्थात एक प्रसव में जितने बच्चे होते हैं उसको 1 लीटर कहा जाता है। ऐसे 2 साल में कितनी बार लीटर देती हैं, कितने लीटर पैदा होते हैं, उनको अपन बोलते हैं फेरोइंग इंडेक्स। अगली शब्दावली है फिनिशिंग पिग या फैटनिंग पिग। तो सुअर का वजन अगर 60 केजी हो या 60 केजी से ऊपर वजन वाला कोई सुअर हो तो उसे अपन कहते हैं फिनिशिंग पिग या फैटनिंग पिग कहते हैं, क्योंकि उसे स्लाउटरिंग के लिए मार्केट में बेचा जाता है, काटने के लिए मार्केट में उसे बेचा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, फिनिशिंग पिग किसको बोलते हैं, फैटनिंग पिग किसको बोलते हैं। स्टोर पिग शब्दावली आपको ध्यान रखनी है। अगर सुअर की उम्र 8 से लेकर, सुअर की उम्र अगर 8 से लेकर उम्र 15 वीक के मध्य की जो सुअर है जिसकी उम्र हो उसे स्टोर पिग कहते हैं। पोर्कर पिग किसको कहते हैं, ऐसी पिग जिसका डेड वेट अर्थात उसको स्लाउटरिंग करने के बाद में उसका जो कार्कस है उसका वेट अगर 45 केजी हो तो इस प्रकार की पिग को पोर्कर पिग कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पिगरी की शब्दावली आती है। तो पिगरी का मतलब क्या होता है, सुअर को रखने की कोई भी जगह हो, वो कच्चे घर जो होते हैं कहीं पर भी आपने सुअर को एक जगह इकट्ठा कर लिया, डेली वहीं रखते हो तो उसे पिगरी कहा जाता है। जबकि एक शब्द आगे आएगा स्टाई, स्टाई को बोलते हैं सुअर का घर। ये कच्चा घर है, पिगरी जो है वो कच्चा घर है। आप कहीं पर भी सुअर को डेली बांधते हो, चाहे वो कहीं भी जगह क्यों ना हो, उसको अपन पिगरी बोलते हैं। आगे आती है मेडियन गिल्ट, यानी कि 6 से 8 मंथ की जो फीमेल होती हैं जिसमें अभी तक एक बार भी क्रॉस नहीं हुआ, उस फीमेल को अपन मेडियन गिल्ट या कुंवारी गिल्ट बोलते हैं। निडल टीथ, सुअर का जो बच्चा पिगलेट होता है उसमें भूरे रंग के दांत पाए जाते हैं। उनकी संख्या 4 पेज यानी कि 8 होते हैं, जिनको बाद में हटा दिया जाता है। डायग्राम में आपको दिखा भी रखा है, उनको हटा दिया जाता है क्योंकि उससे इंजरी हो सकती है। ओपन गिल्ट, यंग फीमेल जिसके साथ एक बार भी मैटिंग नहीं हुई, अर्थात ऐसी फीमेल जिसके साथ मैटिंग नहीं हुई उसको अपन बोलते हैं ओपन गिल्ट। तो ये शब्दावली भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हेम शब्दावली याद रखनी है। पिग की थाई खाने के लिए दी जाए, अगर पिग की जो थाई वाला पार्ट जो है वो मीट के रूप में आपको खाने को दिया जाए तो उस थाई वाले भाग को अब क्या बोलेंगे, हैम बोलते हैं। लार्ड किसको बोलते हैं कि अगर कोई सुअर मर जाती है और मर्द सुअर के शरीर में जो फैट होती है उस फैट को अपन क्या बोलते हैं, लार्ड बोलते हैं। अभी स्टाई आ गया, सुअर के घर को अपन क्या बोलते हैं, स्टाई बोलते हैं। आगे एक शब्दावली दी है पिगलेट मोटिलिटी, सुअर के प्रसव के बाद में उसके जो बच्चे होते हैं उन्हें पिगलेट कहा जाता है। आपको पता है न्यूबॉर्न के अंदर हमेशा मोटिलिटी पाई जाती है, चाहे वो किसी भी प्रजाति का जानवर क्यों ना हो। तो ऐसे पिगलेट के अंदर भी मोटिलिटी पाई जाएंगी। अब मोटिलिटी के अंदर आपको 2 परसेंटेज दिए हुए हैं, एक तो 25 से 30% मोटिलिटी कब पाई जाती है, प्री वियनिंग मोटिलिटी होती है, अर्थात सुअर के बच्चों को उसकी मां से पृथक करने से पहले पहले ये मोटिलिटी पाई जाती हैं। जबकि 3% मोटिलिटी पोस्ट का मतलब बाद में वियनिंग मोटिलिटी, यानी कि माँ के दूध से पृथक करने के बाद में मोटिलिटी कितनी परसेंट होती है, 3% होती है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट एक क्रिपलिंग कंडीशन होती है सुअर के अंदर जिसमें हाइंड लेग में स्टिफनेस आ जाती है। लेमनेस के कारण सुअर का जमीन पर गिर जाना और घसीट कर चलना क्रिपलिंग कहलाता है। तो क्रिपलिंग शब्दावली आपको याद रखनी है। इसका कारण क्या हो सकता है कि क्रिपलिंग क्यों करता है, क्योंकि सुअर को अगर आपने ज़्यादा फाइब्रियस फूड खिला दिया तो क्रिपलिंग कर सकता है, एक्सरसाइज की कमी हो तो भी क्रिपलिंग कर सकता है, और जिस घर के अंदर आप रख रहे हो वहाँ पर पुअर वेंटिलेशन हो तो क्रिपलिंग की कंडीशन पैदा हो सकती है। आगे का पॉइंट है रिकमेंडेशन बिफोर स्लाउटरिंग ऑफ पिग। सुअर को काटने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना, तो मुख्य 2 बातें आपके सामने लिखी हुई हैं। 24 to 30 आवर्स काटने से पहले खाना दें, मतलब 24 से 30 घंटे पहले ही खाना दें, उसके बाद में खाना ना दें, क्योंकि वह खाना स्लाउटरिंग के समय आपको आहार नाल में मिलेगा जिसको वाश करने में दिक्कत होगी। तो खाना ना दें 24 से 30 घंटे पहले स्लाउटरिंग के, उससे पहले आप खाना दे सकते हो। और लगातार पानी पिलाते रहें, पानी पिलाते रहेंगे तो आंत के अंदर जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा बाहर निकल जाएगा और स्लाउटरिंग के अंदर जो है उसको वॉशिंग या उसको असुविधा नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। थैंक्स, धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।